आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में लवण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने जाना था कि लवण होते क्या, लेकिन आज बच्चों हम जानेंगे कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ साल्ट में पहला जो लवण है सामान्य लवण, यानी कि नॉर्मल साल्ट, या कह सकते हैं कि साधारण लवण। वे लवण जो किसी अम्ल के सभी प्रतिस्थापनीय रिप्लेसिबल हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से बनते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। मतलब बच्चों ये है कि जितने भी अम्ल में हाइड्रोजन हैं सभी के विस्थापन से जो लवण बनता है उसको हम सामान्य लवण या साधारण लवण बोलेंगे। आपको बच्चों ये पता है कि लवण का निर्माण जो है अम्ल और क्षार की अपक्रिया से होता है। तो आप जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जिसमें क्या है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, यानी कि बच्चों यौगिक से हाइड्रोजन आयन निकलता है, टूटता है, तो उसको हम अम्ल बोलते थे। अब इसके बाद देखिए ये कह रहे हैं कि जो हमने अम्ल लिया है अगर उसके सारे हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए और विस्थापन के बाद जो लवण बने वो लवण हमारा सामान्य लवण या साधारण लवण कहलाए। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन फास्फेट। हाइड्रोजन फास्फेट देखिए बच्चों, फास्फेट पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हाइड्रोजन के साथ इसको जोड़ दें तो ये देखिए चार्जों का ट्रांसफ़र करके इनकी संख्या को अगर लिखेंगे तो फास्फेट पर 3 चार्ज है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और हाइड्रोजन पर 1 चार्ज है तो फास्फेट की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन फास्फेट हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर जब भी ये टूटेगा, देखिए बच्चों जब भी हाइड्रोजन फास्फेट टूटेगा H3PO4 तो 3 हाइड्रोजन आयन प्लस फास्फेट आयन, तो यानी कि इसमें जो तीनों हाइड्रोजन थे वो क्या हो गए, विस्थापित हो गए, यानी कि कोई हाइड्रोजन इसके साथ नहीं रहा। तो अब कहने का मतलब इनके साथ अगर लवण बनता है, कोई अगर क्षार इनके साथ अपक्रिया करेगा तो जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा, सामान्य लवण होगा। आगे देखिए बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन फास्फोरस ट्राईऑक्साइड लें तो इनकी संरचना से समझें कि कितना हाइड्रोजन विस्थापित होता है इनसे। तो ये देखिए फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 5, इसलिए फास्फोरस के पास होगा 5 बार। तो देखिए अगर हम यहाँ तीनों ऑक्सीजन जो है, अगर तीनों ऑक्सीजन को यहाँ बच्चों लगा देते हैं तो ये देखिए हमारे तीनों ऑक्सीजन लग गए। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि बच्चों अभी फास्फोरस के बांडों की संख्या 3 हुई और ऑक्सीजन के बांडों की संख्या 1 हुई। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितना बांड होगा, 2 बांड, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जितनी संयोजकता होगी बच्चों उतना बांड होगा। तो यहाँ देखिए अब अगर ये हाइड्रोजन जो तीनों हैं एक इनके पास लगा दें तो और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बांडों की संख्या 1 होती है, तो हाइड्रोजन का 1 बांड हो गया, ऑक्सीजन का 2 बांड हो गया, तो ये हमारा तो संतुलित हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा हाइड्रोजन अगर बच्चों हम इसके पास लगा देते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन का 1 बांड, ऑक्सीजन का 2 बांड हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास बच रहा है 1 हाइड्रोजन। तो अब 1 हाइड्रोजन कहाँ लगाएं, अगर बच्चों 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास लगा देते हैं तो ऑक्सीजन के बांडों की संख्या 2, हाइड्रोजन के बांडों की संख्या 1 हो जाती। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि फास्फोरस के बांडों की संख्या केवल 3 रह जाएगी, जबकि फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, इसलिए इसको चाहिए 5 बांड। इसलिए बच्चों हाइड्रोजन यहाँ ना लगाकर हम इस फास्फोरस से डायरेक्ट जोड़ दें तो इस समय हाइड्रोजन के बांडों की संख्या 1, फास्फोरस के बांडों की संख्या कितनी हो गई, 4। लेकिन अभी फास्फोरस का 1 बांड बच रहा है। तो ये जो देखिए ऑक्सीजन है इसका सिंगल बांड है, इसका डबल बांड करने के लिए 1 बांड यहाँ और कर दें तो ऑक्सीजन का 2 बांड हो गया, फास्फोरस का भी 5 बांड हो गया। तो यानी कि हमारा सही संरचना ये बन गया। अब देखिए बच्चों इसमें से कितने हाइड्रोजन विस्थापित होंगे,
ये देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, जहाँ पर देखिए बच्चों विद्युत ऋणी और धनी होते हैं वहीं से अलग होगा। तो ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा विद्युत ऋणी है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए यहाँ से बांड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाएगा। और ये देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए एक बांड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन आयन बच्चों यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन बच्चों नहीं टूटेगा, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं आएगा। तो विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 हो गई, लेकिन जबकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। अगर तीनों हाइड्रोजन बच्चों विस्थापित होते तो इनसे जो यौगिक बनता, जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते तो हमारा लवण बनता, समान लवण बनता। लेकिन बच्चों एक हाइड्रोजन रह जा रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो रहा है। इसलिए इनके अपक्रिया से, यानी कि इस अम्ल की अपक्रिया से जब किसी क्षार की अपक्रिया होगी तो बच्चों जो लवण बनेगा वो समान लवण नहीं होगा। उसी तरह बच्चों अगर हम एक उदाहरण और ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन फास्फोरस डाइऑक्साइड का कंपाउंड है। अगर इसकी संरचना दें तो फास्फोरस 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दिए तो 2 ऑक्सीजन बच्चों लग गया। ये देखिए 2 ऑक्सीजन लग गया इनके पास। अब बच्चों देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ हम लगा दें तो 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दें, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दें, और जो तीसरा हाइड्रोजन अगर बच्चों यहाँ लगा दें तो ये देखिए ऑक्सीजन के बांडों की संख्या 2 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन के बांडों की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन के बांड की संख्या 1 हो गई, लेकिन फास्फोरस के बांडों की संख्या केवल 3 रहा। इसलिए अभी हमारा सही संरचना सूत्र नहीं बन पाया। फास्फोरस के बांडों की संख्या 5 करने के लिए बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, यहाँ 2 बांड बना दीजिए। ऑक्सीजन के बांडों की संख्या, फास्फोरस के बांडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखिए जो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ बच रहा है इससे जोड़ दें। अब देखिए बच्चों केवल ये हाइड्रोजन विस्थापित होगा, यहाँ से केवल एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा और ये दोनों हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। तो यानी कि जितने हाइड्रोजन थे सभी विस्थापित नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस अम्ल से जब भी क्षार की अपक्रिया होगी जो कंपाउंड बनेगा वो समान लवण या साधारण लवण नहीं बने। तो कहने का मतलब कि जो भी अम्ल अपक्रिया में भाग ले रहा है उसमें जितने हाइड्रोजन हैं सभी विस्थापित हो जाएं, तब उस दौरान जो लवण बनेगा बच्चों तो हमारा सामान्य या साधारण लवण कहलाएगा। आगे देखिए बच्चों कह रहे हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट आदि, ये क्या है हमारे समान लवण। कहने का मतलब कि इस लवण का निर्माण जो हुआ है बच्चों, जो भी अम्ल भाग लिया है उसमें सारे हाइड्रोजन क्या है विस्थापित हुए हैं, तब ये लवण का निर्माण हुआ है। इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे, समान लवण हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। कारण है कि समान लवण जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन एवं एक ही प्रकार के ऋणायन देंगे। देखिए बच्चों समान लवण या साधारण लवण की विशेषता यही है कि अगर इनको जल में डाल दिया जाए तो ये एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देंगे। यानी कि 2 धनायन नहीं होगा ना तो 2 ऋणायन होगा। जब भी होंगे सिंगल धनायन होगा और सिंगल ऋणायन होगा। और आप जानते हैं बच्चों लवण की पहचान है कि धनायन में ना तो हाइड्रोजन आयन होगा और क्षार में ना तो हाइड्रोक्सिल आयन होगा। तो समान लवण की पहचान ये है कि जब भी ये टूटेंगे, जब जल में डालेंगे तो जब ये टूटेंगे तो बच्चों हमेशा एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार की ऋणायन। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये सोडियम क्लोराइड है बच्चों, तो ये टूटा तो क्या बनाएगा Na+ और Cl-। तो अब देखिए एक ही प्रकार का धनायन दिया, एक ही प्रकार का ऋणायन दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया समान लवण हो। उसी तरह पोटेशियम अगर नाइट्रेट ले बच्चों तो ये देखिए टूटेगा K+ और Na3- में टूट जाएगा। तो एक ही प्रकार का धनायन एक ही प्रकार का ऋणायन दिया, तो इसलिए ये भी समान लवण हो गए।
इनमें बच्चों देखिए केवल एक ही प्रकार का धनायन होना चाहिए, और प्रकार के धनायन नहीं, ना तो और प्रकार के ऋणायन होने चाहिए। जब भी हो सिंगल धनायन और ऋणायन होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया समान लवण। उसी तरह बच्चों देखिए एक उदाहरण लिया गया है सोडियम सल्फेट। तो देखिए जब सोडियम सल्फेट बच्चों टूटेगा तो बनेगा 2Na2 प्लस सल्फेट 2 निगेटिव। तो एक ही प्रकार का धनायन है, यानी कि धनायन में केवल सोडियम धनायन है और ऋणायन में क्या है, केवल सल्फेट ऋणायन। इनके अलावा कोई और धनायन ऋणायन नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य लवण हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब देखिए बच्चों जो लवण में दूसरा प्रकार है अम्लीय लवण, यानी कि एसिडिक साल्ट है। तो अब देखिए एसिडिक साल्ट होता क्या है। अब देखिए बच्चों आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन के कारण विलयन अम्लीय होता है, इसका मतलब कि इस लवण में हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि वे लवण जिनमें अम्लों के सभी हाइड्रोजन परमाणु धातुओं द्वारा पूर्णतया विस्थापित नहीं होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। एक चीज़ बच्चों जानिए कि जब हाइड्रोजन आयन हटेगा तो वहाँ कोई दूसरा धातु आएगा। हाइड्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये विस्थापित होता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा धनायन आएगा, तो धनायन क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर देखिए बच्चों पूरा हाइड्रोजन विस्थापित होता तो इसका मतलब कि धातु इसको विस्थापित करके हाइड्रोजन आयन की जगह पर आ जाता, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर कोई धातु आता। लेकिन अगर कोई अम्ल है बच्चों, अगर उनके सारे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पा रहा है धातु, यानी कि बच्चों जो धातु है हाइड्रोजन को जो धातु विस्थापित कर रहा है, अगर सारे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पा रहा है तो उस दौरान जो यौगिक का निर्माण होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा, अम्लीय लवण होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन रहेगा। और जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन के कारण विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ बच्चों ये साल्ट का निर्माण हो रहा है तो हाइड्रोजन है उसमें, इसलिए हमारा लवण क्या होगा, अम्लीय होगा। जैसे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। एक चीज़ बच्चों जानिए कि हाइड्रोजन के लिए बाई शब्द का प्रयोग होता है। बच्चों जहाँ भी हाइड्रोजन हो उसके जगह पर हम बाई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के लिए बाई शब्द का प्रयोग आता है। तो ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ देखिए इसमें क्या है, इस लवण में एक हाइड्रोजन रह गया। अगर कोई धातु पूर्णतया हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहता, तो हमारा क्या है, समान लवण बन जाता। लेकिन सारे जो हमने अम्ल लिया था उसमें सारे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाया, उसमें देखिए एक हाइड्रोजन रह गया, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, अम्लीय लवण बन गया। इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमने बताया हाइड्रोजन के लिए बाई शब्द का प्रयोग आता है। उसी तरह बच्चों इसको पढ़ेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसी तरह यहाँ देखिए पोटेशियम बाई सल्फेट पढ़ सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको पढ़ सकते हैं आज। तो ये हमारा देखिए जो भी कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, यौगिक दिखाई दे रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। अब दूसरी बात आगे देखिए कैसे ये बात क्लियर हो पाएगी कि दिया गया कंपाउंड हमारा जो है अम्लीय लवण है। तो देखिए यहाँ मेन पॉइंट ये है, इस पे आप ध्यान देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड हमारा अम्लीय लवण। कह रहे हैं कि अम्लीय लवण जलीय विलयन में, यानी कि अगर लवण को हम जल में डालते हैं, दो प्रकार के धनायन देते हैं। अगर अम्लीय लवण है तो वो क्या है, दो प्रकार के धनायन देंगे। कौन कौन से धनायन देंगे, एक देखे बच्चों यही जैसे मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारा, जब ये टूटेगा तो Na2 H2 और CO निगेटिव। तो ये देखिए बच्चों जब ये टूटा तो क्या दिया, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट। तो ये दो प्रकार का धनायन दिया, एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोजन आयन, यानी कि एक दूसरे से भिन्न। तो ये कन्फर्म है बच्चों, अगर एसिडिक लवण है यानी कि अम्लीय लवण है तो उसमें से तो एक हाइड्रोजन आयन अवश्य होगा और दूसरा कोई धनायन होगा। अब ये धनायन
अम्लीय लवण पर निर्भर करेगा तो उसमें कौन सा धनायन है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन आयन अवश्य होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अम्लीय लवण है तो ये दो प्रकार के धनायन देते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन आयन होता है और दूसरा कोई अन्य आयन होता है, लेकिन एक ही प्रकार के ऋणायन देंगे, यानी कि जो ऋणायन होगा वो एक ही प्रकार का होगा, दो प्रकार का नहीं होगा। तो इस प्रकार के लवण को बोलेंगे हम अम्लीय लवण। आगे कह रहे हैं जिनमें से एक हाइड्रोजन आयन अभी हमने कहा है एवं दूसरा कोई अन्य धनायन होता है। जैसे एक देखिए हाइड्रोजन आयन हो गया और कोई दूसरा धनायन क्या हो गया, सोडियम आयन हो गया। एवं एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, यानी कि ऋणायन जो होगा वो एक ही प्रकार का होगा। अब जैसे यहाँ क्या है, कार्बोनेट आयन है, इसके अलावा कोई दूसरा ऋणायन नहीं। तो ऐसे बच्चों यौगिक को हम बोलेंगे कौन सा लवण, अम्लीय लवण। तो उसी तरह बच्चों यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब टूटेगा तो कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन आयन, कार्बोनेट आयन देगा। उसी तरह पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जब टूटेगा तो पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देगा। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे जो लवण होंगे क्या होंगे, अम्लीय लवण होंगे। यहाँ बच्चों हम नोट में लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन के लिए बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले लवण के प्रकार को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।